अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेथ ऑन द नाइल, अध्याय 28। जैसे ही टिम और रोजली दरवाजा बंद करके बाहर गए, पॉयरो ने थोड़ा शर्मिंदगी से कर्नल रेस की ओर देखा। कर्नल कुछ गंभीर लग रहा था। तुम मेरी इस छोटी सी योजना को मान लोगे, है ना? पॉयरो ने विनती की। ये थोड़ा अजीब है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात की कद्र है। वो लड़की, मुझे उस पर दया आती है और वो उस लड़के से प्यार करती है। ये एक बहुत अच्छा रिश्ता होगा। उस लड़के को उसकी शक्ति की जरूरत है। माँ को भी लड़की पसंद है। मतलब शादी ऊपर वाले और हरक्यूल पॉयरो ने तय कर दी है और मुझे सिर्फ एक अपराध छुपाना है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने तुमको पहले ही कहा था, ये सब मेरी तरफ से सिर्फ अंदाजा है। रेस अचानक मुस्कुराया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसने कहा। मैं कोई पुलिस वाला तो नहीं हूँ, ईश्वर का शुक्र है। मुझे लगता है अब वो लड़का सीधा हो जाएगा। लड़की तो अच्छी है, पर मुझे शिकायत है कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया। मैं धैर्यवान हूँ, लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है पॉयरो। क्या तुम्हें पता है कि इन 3 मर्डर्स में कातिल कौन है या नहीं? हाँ, मुझे पता है। तो फिर इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार मैं एक आर्कियोलॉजिकल खोज के लिए गया था और वहां मैंने कुछ सीखा। जब कोई चीज मिट्टी से मिलती है तो उसके चारों तरफ की मिट्टी बहुत सावधानी से हटाई जाती है ताकि वह चीज साफ साफ दिखाई दे। मैं वही कर रहा हूँ, सब फालतू चीजें हटा रहा हूँ ताकि सच पूरी तरह साफ दिखे। अच्छा, रेस ने कहा, तो अब सच साफ साफ बता दो। कातिल पेनिंगटन नहीं था, एलर्टन नहीं था, शायद फ्लीटवुड भी नहीं। अब असली नाम सुनने दो। मेरे दोस्त, मैं बताने ही वाला हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेस ने हल्की सी बड़बड़ाहट की। डॉक्टर बेसनर और कॉर्नेलिया अंदर आए। कॉर्नेलिया थोड़ी परेशान लग रही थी। ओ कर्नल रेस, उसने कहा, मिस बॉवर्स ने मुझे अभी अभी कजिन मैरी के बारे में बताया। ये बहुत शॉकिंग था। मिस बॉवर्स बोली कि वो अब और अकेले से जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और मुझे बता देना चाहिए क्योंकि मैं भी परिवार की सदस्य हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर बेसनर ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। नहीं नहीं, डॉक्टर ने नम्रता से कहा। उन्होंने मुझे समझाया कि कई बार ये आदत किसी गहरे मानसिक कारण से होती है। उनके क्लिनिक में पहले भी ऐसे मरीज आए हैं जिन्हें चुराने की आदत होती है, क्लेप्टोमैनिएक्स। कॉर्नेलिया ने डॉक्टर की बात को बहुत आदर से दोहराया। ये आदत अक्सर बचपन की किसी छोटी सी घटना से जुड़ी होती है और डॉक्टर ने लोगों को ठीक किया है, बस उन्हें उस घटना को याद दिलाकर। कॉर्नेलिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, पर मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर ये बात बाहर चली गई तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। न्यूयॉर्क में तो हर टैबलॉइड में छपेगा। कजिन मेरी, माँ, सब लोग शर्म से सिर नहीं उठा पाएंगे। रेस ने लंबी सांस ली। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, ये सब हम छुपा सकते हैं। माफ कीजिए कर्नल रेस, मतलब मर्डर को छोड़कर बाकी सब चीजें यहाँ छुपाई जा रही है। ओह, कॉर्नेलिया ने हाथ जोड़ लिए। अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत टेंशन में थी। आपका दिल बहुत साफ है, डॉक्टर बेसनर ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। फिर उन्होंने बाकी सब से कहा, इनका स्वभाव बहुत सुंदर और संवेदनशील है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, कॉर्नेलिया बोली। पॉयरो ने धीरे से पूछा, क्या आपने मिस्टर फर्ग्यूसन को दोबारा देखा? कॉर्नेलिया शर्मा गई। नहीं, लेकिन कजिन मैरी ने उनके बारे में बात की। लगता है वो लड़का किसी रॉयल फैमिली से है, डॉक्टर बेसनर बोले। मुझे तो यकीन नहीं होता। उसके कपड़े बहुत बुरे होते हैं। वो देखने में एक सभ्य आदमी जैसा नहीं लगता। और आपका क्या विचार है मैडमोज़ेल? पॉयरो ने पूछा। मुझे लगता है वो पागल है, कॉर्नेलिया बोली। पॉयरो ने डॉक्टर से पूछा, आपके मरीज की हालत कैसी है? बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है। अभी मैंने फ्रॉलिन दे बेलफोर्ट को शांत किया। यकीन मानिए, जब मैंने उसे देखा तो वो पूरी तरह घबराई गई थी, बस इसलिए क्योंकि मरीज को थोड़ा बुखार था। लेकिन ये तो बहुत स्वाभाविक है। वो तो गनीमत है कि उसे अभी तक तेज बुखार नहीं आया।
उसका शरीर बहुत मजबूत है, जैसे हमारे गांव के किसान। गहरे घावों के बाद भी वो कुछ महसूस नहीं करते। मिस्टर डॉयल भी वैसे ही है। उनकी नब्ज सामान्य है, बुखार भी थोड़ा ही है। मैंने उस लड़की को समझा दिया। लेकिन सोचिए कितना अजीब है, 1 मिनट पहले आप किसी को गोली मारते हैं और अगले ही मिनट रोते हैं कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। कॉर्नेलिया ने कहा, वो उसे बहुत प्यार करती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसे गोली मारने की कोशिश करेंगे? नहीं ना, आप तो समझदार हैं। मुझे वैसे भी ऐसी चीजें पसंद नहीं जो धड़ाम से चले, कॉर्नेलिया ने कहा। बिल्कुल ठीक, आप बहुत ही फेमिनाइन हैं, पॉयरो ने कहा। रेस ने इस मीठी बातचीत को बीच में रोका। अब जब डॉयल ठीक है, तो मैं चल सकता हूँ और हमारी 2 फेर की अधूरी बात पूरी कर सकता हूँ। वो मुझे एक टेलीग्राम के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर बेस्नर ने हंसते हुए कहा, ओह हाँ, वो बहुत मजेदार था। डॉयल ने मुझे बताया, वो टेलीग्राम सब्जियों के बारे में था। आलू, आर्टिचोक, प्याज वगैरह। माफ कीजिए। रेस अपनी कुर्सी पर झट से सीधा हो गया। हे ईश्वर, उसने कहा, तो ये बात है। रिचेटी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बाकी 3 लोगों को कुछ समझ नहीं आया। एक नया कोड था जो साउथ अफ्रीकन रिबेलियन में इस्तेमाल हुआ था। पटेटोस मतलब मशीन गन्स, आर्टिचोक्स मतलब हाई एक्सप्लोजिव, और इसी तरह। रिचेटी कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, वो एक खतरनाक विद्रोही है जिसने पहले भी हत्या की है, और मैं कह सकता हूँ कि अब फिर से की है। मिसेस डॉयल ने गलती से वो टेलीग्राम खोल लिया था। अगर वो मुझे कभी इसका जिक्र कर देती तो उसका खेल खत्म हो जाता। उसने पॉयरो की तरफ देखा। मैं सही हूँ, है ना? रिचेटी ही है। हाँ, वही है, पॉयरो ने कहा। मुझे शुरू से उस पर शक था। वो अपनी भूमिका में कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। पूरा आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन इंसानियत कहीं नहीं दिखती थी। फिर थोड़ा रुककर पॉयरो ने कहा, लेकिन लिनेट डॉयल की हत्या रिचेटी ने नहीं की। कुछ समय से मुझे हत्यारे का पहला हिस्सा समझ में आ गया। अब दूसरा हिस्सा भी मिल गया। अब पूरी तस्वीर साफ है। लेकिन एक बात समझिए, हालांकि मुझे पता है कि क्या हुआ होगा, पर मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दिमाग से केस हल हो गया है, लेकिन असलियत में नहीं। अब एक ही उम्मीद है कि हत्यारा खुद कबूल कर दे। डॉक्टर बेस्नर ने कंधे उचकाए। लेकिन वो तो चमत्कारी होगा। मुझे नहीं लगता। इन हालातों में ये मुमकिन है, पॉयरो ने कहा। कॉर्नेलिया चौंकी। लेकिन कौन है वो? क्या आप हमें नहीं बताएंगे? पॉयरो ने तीनों की ओर शांति से देखा। रेस हल्की सी मुस्कान लिए, बेस्नर अभी भी संदेह से भरे, और कॉर्नेलिया खुला हुआ मुंह और चमकती आंखों से देख रही थी। पॉयरो ने कहा, मुझे दर्शक पसंद है, मैं मानता हूँ। मैं थोड़ा घमंडी हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये कहना, देखो हर्क्यूल पॉयरो कितना होशियार है। रेस ने थोड़ा कुर्सी में पहलू बदला। तो उसने नरमी से पूछा, हर्क्यूल पॉयरो कितना होशियार है? पॉयरो ने सिर धीरे धीरे हिलाते हुए कहा, शुरुआत में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, हद से ज्यादा। मेरे लिए सबसे बड़ा भ्रम था जैकलीन दे बेलफोर्ड की पिस्तौल। अगर हत्या जैकलीन पर फंसानी थी, तो उसकी पिस्तौल घटनास्थल पर क्यों नहीं छोड़ी गई? हत्यारा तो साफ साफ जैकलीन को फंसाना चाहता था, तो फिर पिस्तौल क्यों ले गया? मैंने बहुत अजीब अजीब कारण सोचे। असली वजह बहुत आसान थी। हत्यारे को पिस्तौल ले जानी ही पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। पॉयरो रेस की ओर झुकते हुए बोले, हम दोनों ने अपनी जांच की शुरुआत एक पहले से तय सोच से की थी। हमें लगा था कि ये मर्डर अचानक किया गया था, बिना किसी तैयारी के। किसी ने मौके का फायदा उठाया जब जैकलीन और साइमन डॉयल के बीच झगड़ा हुआ, और उन्होंने पिस्तौल ले ली। लेकिन दोस्तों, अगर वो सोच ही गलत थी, तो पूरा केस ही बदल जाता। और वो सोच गलत थी। ये कोई अचानक हुआ मर्डर नहीं था। ये पूरी तरह प्लान किया गया था। टाइमिंग से लेकर हर छोटा डिटेल, सब तय था। इवन मेरी वाइन में नशा मिलाने तक। हाँ, यही सच है। मुझे सुलाने के लिए बेहोश किया गया, ताकि उस रात की घटनाओं में मैं शामिल न हो सकूं। मुझे थोड़ी देर को शक हुआ था। मैं वाइन पीता हूँ, बाकी 2 लोग विस्की और मिनरल वाटर। मेरी वाइन की बोतल में हल्का सा नशा मिला देना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो बोतल
तो दिन भर टेबल पर रहती थी, लेकिन मैंने उस सोच को नजरअंदाज कर दिया। दिन गर्म था, मैं थका हुआ था और मुझे लगा कि इस बार गहरी नींद आना कोई अजीब बात नहीं है। देखिए, मैं अभी भी उसी पुरानी सोच में फंसा हुआ था। अगर मुझे नशा दिया गया था, तो इसका मतलब था कि मर्डर पहले से प्लान किया गया था, यानी कि 7:30 से पहले जब डिनर सर्व होता है। और मेरी उस सोच के अनुसार ये बात एकदम बेकार लग रही थी। इस पुरानी सोच को पहला झटका तब लगा जब वो पिस्तौल नाइन नदी में मिली। हमारी सोच के अनुसार वो पिस्तौल फेंकी ही नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद और बातें सामने आई। पॉयरो ने डॉक्टर बेसनर की ओर मुड़कर देखा। डॉक्टर साहब, आपने लिनेट डॉयल की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। आपको याद होगा, जख्मों पर जलने के निशान थे, यानी पिस्तौल सिर से काफी पास रखकर चलाई गई थी। डॉक्टर बेसनर ने सिर हिलाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो पिस्तौल मिली, तो वो एक वेलवेट स्टोल, मुलायम कपड़े में लिपटी हुई थी और उस कपड़े पर साफ दिख रहा था कि पिस्तौल उसी कपड़े में से चलाई गई थी, शायद इसलिए ताकि गोली की आवाज दब जाए। लेकिन अगर पिस्तौल कपड़े से होकर चलाई गई होती, तो बॉडी पर जलने के निशान नहीं होते। तो क्या जैकलीन ने साइमन डॉयल को जो गोली मारी थी, वो बात हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो शूटिंग तो सबके सामने हुई थी, यानी कोई तीसरी गोली चलाई गई थी, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन पिस्तौल से सिर्फ 2 गोलियां चलाई गई थी और किसी तीसरी का कोई सबूत नहीं था। अब हम एक बहुत अजीब और अनसुलझी बात के सामने थे। अगला अहम पॉइंट ये था कि लिनेट की कैबिन में मुझे 2 नेल पॉलिश की बोतलें मिली। महिलाएं अक्सर नेल पॉलिश बदलती है, लेकिन लिनेट हमेशा कार्डिनल नाम की डार्क रेड नेल पॉलिश लगाती है। दूसरी बोतल पर रोज लिखा था, जो हल्का गुलाबी रंग होता है, लेकिन उसमें बचे कुछ बूंदे वो भी लाल कलर की ही थी। मुझे शक हुआ, तो मैंने ढक्कन खोला और सूंघा। वो नेल पॉलिश की तरह नहीं, बल्कि विनेगर जैसी बदबू थी, यानी उसमें रेड इंक था। अब मैडम डॉयल के पास रेड इंक होना कोई गड़बड़ी की बात नहीं, लेकिन वो इंक एक नेल पॉलिश की बोतल में क्यों रखी गई थी? इससे उस रुमाल से कनेक्शन बनता है, जिसमें पिस्तौल लिपटी हुई थी, जिस पर हल्का गुलाबी दाग था। रेड इंक जल्दी धुल जाती है, लेकिन हल्का दाग छोड़ जाती है। शायद इन हल्के सुरागों से मैं कोई सच्चाई तक पहुंच सकता था, लेकिन तभी एक घटना ने सारी शंका खत्म कर दी। लुइस बोर्जे की हत्या। जिस तरीके से उसे मारा गया था, उससे साफ था कि वो मर्डरर को ब्लैकमेल कर रही थी। उसके हाथ में 1000 फ्रैंक का टुकड़ा दबा हुआ था और मुझे सुबह की उसकी एक बात याद आई। पॉयरो ने गंभीरता से कहा, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरी कहानी का असली मोड़ है। जब मैंने लुइस से पूछा कि क्या उसने रात को कुछ देखा, तो उसने कहा, अगर मुझे नींद नहीं आती, अगर मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ती, तो शायद मैं इस कातिल को आते या जाते देख पाती। अब इस जवाब से हमें क्या समझना चाहिए? डॉक्टर बेसनर ने उत्सुकता से कहा, इससे यह समझ में आता है कि वो सीढ़ियां चढ़ी थी। पॉयरो ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। उसने हमसे ऐसा क्यों कहा? संकेत देने के लिए? लेकिन हमें क्यों इशारा दे? अगर उसे कातिल का पता था, तो उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो सीधे हमें सच बता सकती थी, या फिर चुप रहती और उस व्यक्ति से पैसे मांगती। लेकिन उसने दोनों में से कुछ नहीं किया। न तो बोली कि मैं सो रही थी, और न ही कहा हाँ मैंने उसे देखा। उसने अजीब तरह से गोलमोल बात क्यों की? बस एक ही वजह हो सकती है। वो कातिल को इशारा दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कातिल वही मौजूद था और उस वक्त वहां सिर्फ 4 लोग थे। मैं, कर्नल रेस, साइमन डॉयल और डॉक्टर बेसनर। डॉक्टर बेसनर गुस्से में खड़े हो गए। आप क्या कह रहे हैं? फिर से मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? ये बेकार है। पॉयरो ने सख्ती से कहा, चुप रहिए। मैं उस वक्त की अपनी सोच बता रहा हूँ, इसे व्यक्तिगत मत लीजिए। कॉर्नेलिया ने शांतिपूर्वक कहा, वो अभी आपको दोषी नहीं मान रहे। पॉयरो तेजी से बोलते गए, तो मामला 2 लोगों के बीच रह गया, साइमन डॉयल और डॉक्टर बेसनर। लेकिन डॉक्टर बेसनर की लिनेट डॉयल से क्या दुश्मनी हो सकती थी? कोई नहीं। साइमन डॉयल? लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं था। ढेर सारे गवाह थे जो कह सकते थे कि साइमन पूरे समय सलून में था।
फिर जब जैकलिन ने गोली मारी तो वो घायल हो गया। इसके बाद वो शारीरिक रूप से मर्डर कर ही नहीं सकता था। दोनों बातों के पुख्ता गवाह थे, मैडमोजेल रॉबसन, जिम फैंथ्रॉफ, जैकलिन दे बेलफोर्ट बात के लिए, और डॉक्टर बेसनर और मैडमोजेल बॉवर्स दूसरी बात के लिए। तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो क्या डॉक्टर बेसनर ही कातिल है? इस थियरी के पक्ष में मैं था कि नौकरानी को सर्जिकल नाइफ से मारा गया था, लेकिन डॉक्टर बेसनर ने खुद ही इस बात की तरफ ध्यान दिलाया। फिर मुझे एक और बात स्पष्ट समझ आई। लुइस का इशारा डॉक्टर बेसनर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी डॉक्टर बेसनर से अकेले में बात कर सकती थी। लेकिन साइमन डॉयल एक ऐसा इंसान था जो लगातार घायल था, डॉक्टर की निगरानी में था, और वही डॉक्टर की कैबिन में रहता था। लुइस को शायद दोबारा मौका न मिले, इसलिए उसने साइमन के सामने वो घुमा फिरा कर बात कही। और मुझे याद है उसने कैसे साइमन की ओर मुड़कर कहा था, मोजियर, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप समझते हैं ना मैं क्या कहूँ? और साइमन का जवाब था, पागल मत बनो, किसी को नहीं लगता कि तुमने कुछ देखा। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा। यही भरोसा वो चाहती थी और उसने वो पा लिया। लिसनर ने जोर से कहा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्या तुम सोचते हो कि एक आदमी जिसकी टांग टूटी हो और उस पर पट्टी बंधी हो, वो बोट पर घूम सकता है और लोगों को चाकू मार सकता है? मैं कहता हूँ ये नामुमकिन है कि साइमन डॉयल अपनी कैबिन से बाहर निकला हो। पॉयरो ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल सच है। ये नामुमकिन था, पर यह सच भी था। लुइस बोर्जे की बातों का यही एक मतलब निकल सकता था। तो मैंने फिर से शुरुआत से सोचा और इस नए सच के हिसाब से पूरे केस को देखा। क्या ऐसा मुमकिन था कि उस झगड़े से पहले साइमन डॉयल ने कुछ समय के लिए सलून छोड़ा हो और बाकी लोगों ने नोटिस न किया हो? मुझे नहीं लगा कि यह मुमकिन था। क्या डॉक्टर बेसनर और मैडमोजेल बॉवर्स की गवाही को नजरअंदाज किया जा सकता था? फिर भी नहीं। लेकिन मुझे याद आया कि उस गवाही में एक छोटा गैप था। साइमन डॉयल कुछ समय के लिए सलून में अकेला था, सिर्फ 5 मिनट। डॉक्टर बेसनर की मेडिकल गवाही सिर्फ उसके बाद की थी। उस 5 मिनट के लिए हमारे पास सिर्फ आंखों देखा हाल था, जो दिखने में ठीक लग रहा था, पर अब उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। मैडमोजेल रॉबसन ने देखा था कि जैकलिन ने गोली चलाई। साइमन कुर्सी पर गिर पड़ा और फिर उसने अपने पैर पर रुमाल रखा, जो धीरे धीरे लाल होता गया। मोजे फैंथ्रॉफ ने क्या देखा, सुना? उसने गोली की आवाज सुनी और फिर साइमन को लाल रुमाल पकड़े हुए देखा। फिर क्या हुआ? साइमन बार बार कह रहा था कि जैकलिन को अकेला न छोड़ा जाए। उसके बाद उसने कहा कि फैंथ्रॉफ डॉक्टर को बुला लाए। तो फिर फैंथ्रॉफ, रॉबसन और जैकलिन तीनों बाहर चले गए, पोर्ट साइड पर। जैकलिन, डॉक्टर बेसनर और बॉवर्स की कैबिनें भी पोर्ट साइड पर थी। साइमन को सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। वो चुपचाप अपने जूते उतारता है, सोफे के नीचे से पिस्तौल उठाता है, स्टारबोर्ड डेक से दौड़ता है जहां कोई नहीं था, अपनी पत्नी के कैबिन में जाता है, उसे सोते समय सिर में गोली मारता है, रेड इंक की बोतल को उसके वॉश स्टैंड पर रख देता है ताकि वो बोतल उसके पास न मिले, वापस आता है, पहले से छुपा कर रखी गई वेलवेट स्टूल निकालता है, रिवॉल्वर को उसमें लपेटता है और अपने पैर में गोली मारता है। फिर खिड़की खोलकर वो रिवॉल्वर, रुमाल और स्टोल में लिपटी हुई नाइल में फेंक देता है। रेस ने कहा, इम्पॉसिबल। पोयरो ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, नामुमकिन नहीं। टिम एलर्टन की गवाही को याद करो। उसने एक पॉप की आवाज सुनी, फिर पानी में कुछ गिरने की आवाज, और उसने किसी के दौड़ने की भी आवाज सुनी, मगर कोई स्टार बोर्ड डेक पर दौड़ नहीं सकता था। जो उसने सुना वो साइमन के मोजे वाले कदम थे। रेस बोला, मैं अब भी कहता हूँ ये नामुमकिन है। कोई आदमी इतना जल्दी पूरा प्लान नहीं बना सकता, खास तौर पर साइमन जैसा धीरे सोचने वाला। पॉयरो ने कहा, लेकिन वो बहुत तेज है। हाँ, वो बात सही है, लेकिन प्लानिंग इतनी तेजी से नहीं कर सकता। पॉयरो ने कहा, लेकिन उसने खुद प्लानिंग की ही नहीं। यही तो हम सब गलत समझ बैठे। ये क्राइम अचानक नहीं हुआ। ये बहुत ही क्लेवर और सोची समझी साजिश थी। साइमन के पास रेड इंक की बोतल होना एक्सीडेंट नहीं था। जैकलिन का पिस्तौल को सोफा के नीचे लुढ़काना, ये भी इत्तेफाक नहीं था।
जैकलीन, बिल्कुल, मर्डर के दो हिस्से हैं। साइमन को अलिबाई मिला जैकलीन की गोली से। जैकलीन को अलिबाई मिला साइमन के जोर देने पर, जिससे एक नर्स पूरी रात उसके साथ रही। इस तरह दोनों मिलकर परफेक्ट प्लान बनाते हैं। जैकलीन की क्लेवर प्लानिंग और साइमन की तेज फिजिकल एक्शन। सोचो, साइमन और जैकलीन पहले लवर्स थे और अब भी है। साइमन अपनी अमीर बीवी से छुटकारा पाता है, उसकी दौलत पाता है और फिर जैकलीन से शादी कर लेता है। पूरा प्लान ब्रिलियंट था। जैकलीन का लिनेट को परेशान करना प्लान का हिस्सा, साइमन का गुस्सा दिखाना नाटक का हिस्सा। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। एक बार साइमन ने मुझसे बहुत कड़वाहट से अधिकार जताने वाले औरतों की बात की। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वह जैकलीन की नहीं, अपनी पत्नी की बात कर रहा था। फिर उसका अपने पत्नी के साथ सार्वजनिक व्यवहार। एक आम अंग्रेज आदमी अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से नहीं जताता। साइमन एक अच्छा अभिनेता नहीं था, वह जरूरत से ज्यादा बनावटी लग रहा था। जैकलीन ने एक बार मुझसे झूठ कहा कि किसी ने उसकी बात सुन ली, पर वहां कोई था ही नहीं। वह बात भी बाद में ध्यान से भटकाने वाली थी। फिर एक रात मुझे लगा कि साइमन और लिनेट मेरे कैबिन के बाहर बात कर रहे थे। एक रात मुझे लगा कि साइमन और लिनेट मेरे कैबिन के बाहर बात कर रहे थे। साइमन कह रहा था, अब हमें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन वो लिनेट से नहीं, जैकलीन से बात कर रहा था। अंतिम योजना पूरी तरह सोच समझकर बनाई गई थी और समय का भी पूरा ध्यान रखा गया था। मेरे लिए नींद की दवा रखी गई थी, कहीं मैं कुछ गड़बड़ी न कर दूं। गवाह के रूप में मैडम रॉबसन का चुनाव हुआ और फिर पूरा नाटक रचा गया। जैकलीन का नकली पछतावा और उसका नाटकीय रोना धोना। उसने जानबूझकर जोर जोर से शोर मचाया ताकि अगर गोली की आवाज सुनाई दे तो लगे कि वो उसी का हिस्सा है। सच में ये एक बेहद चालाक योजना थी। जैकलीन कहती है कि उसने साइमन पर गोली चलाई। मैडम रॉबसन भी यही कहती है। फैंथ्रॉफ भी यही कहता है। और जब साइमन की टांग की जांच होती है तो वो सचमुच घायल होता है। सब कुछ सही लगता है। दोनों के पास पूरा पूरा अलिबाई है। हाँ, साइमन को थोड़ी तकलीफ और खतरा उठाना पड़ता है, लेकिन उसकी टांग का घायल होना जरूरी था। लेकिन फिर योजना में गड़बड़ी आ जाती है। तो इस बोर्जे को नींद नहीं आती। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और उसने देखा कि साइमन डॉयल अपनी पत्नी के कैबिन की तरफ गया और फिर लौट आया। अगले दिन वह पूरी बात जोड़ लेती है और पैसे ऐंठने की कोशिश करती है, लेकिन यही उसकी मौत का कारण बन जाती है। लेकिन मिस्टर डॉयल ने उसे नहीं मारा होगा? कॉर्नेलिया ने पूछा। नहीं, पोयरो ने कहा, वो काम उसकी साथी ने किया। जैसे ही मौका मिला, साइमन ने जैकलीन से मिलने की इच्छा जताई। उसने मुझसे भी कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दो। फिर उसने जैकलीन को खतरे के बारे में बताया। उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी थी। साइमन जानता था कि डॉक्टर बेसनर के चाकू कहाँ रखे हैं। हत्या के बाद जैकलीन ने चाकू साफ किया, वापस रख दिया और फिर थोड़ी देर से हांफती हुई लंच में पहुंची। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। मैडम ऑटोबॉर्न ने जैकलीन को लुइस की कैबिन में जाते देखा था। वह दौड़ती हुई साइमन को बताने आई कि जैकलीन ही हत्यारी है। याद है कैसे साइमन ने उस बेचारी पर चिल्लाया था? हमें लगा वो परेशान है, लेकिन दरवाजा खुला था और वह अपने साथी को चेतावनी दे रहा था। जैकलीन ने सुना और तुरंत काम किया। उसे याद आया कि पेनिंगटन ने रिवॉल्वर की बात की थी। वह उसे ले आई, चुपचाप दरवाजे के बाहर गई, सुना और सही वक्त पर गोली चला दी। उसने कभी कहा था कि वो अच्छी निशानेबाज है और ये सच निकला। मैंने उस तीसरी हत्या के बाद कहा था कि हत्यारा 3 तरफ जा सकता था, जहाज के पीछे की ओर। तो फिर टिम एलर्टन हत्यारा होता, पानी में, जो बहुत असंभव था, या किसी कैबिन में। जैकलीन का कैबिन डॉक्टर बेसनर के कैबिन से 2 दूर था। उसे बस रिवॉल्वर नीचे फेंकना था, अपनी कैबिन में भागना था, बाल बिगाड़ने थे और बिस्तर पर गिर जाना था। जोखिम था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। इसके बाद थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर रेस ने पूछा, जो पहली गोली जैकलीन ने डॉयल पर चलाई थी, वो कहाँ गई? पॉयरो ने कहा, मुझे लगता है वो मेज में लगी थी। वहाँ एक ताजा सुराख है। मुझे लगता है डॉयल ने चाकू से उसे निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके पास एक अतिरिक्त गोली थी, ताकि लगे कि सिर्फ 2 गोलियां चली है।
कॉर्नेलिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। उसने कहा, ये तो बहुत डरावना है। पॉयरो चुप रहे, लेकिन पॉयरो की चुप्पी में घमंड नहीं था, बल्कि उनकी आंखें कह रही थी, तुम गलत हो। उन्होंने हर्क्यूल पॉयरो के बारे में नहीं सोचा था। पॉयरो ने कहा, और अब डॉक्टर आइए, हम आपके मरीज से थोड़ी बात करें। बहुत देर शाम को हर्क्यूल पॉयरो ने एक कैबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाइए, और वह अंदर आ गए। जैकलिन डे बेल्फोर्ट एक कुर्सी पर बैठी थी। जैकलिन ने ध्यान से पॉयरो की ओर देखा। पॉयरो ने सिर हिलाया। दोनों चुप थे। पॉयरो का चेहरा उदास था। आखिर में जैकलिन ने पहले ही कहा, तो अब सब खत्म हो गया। आप हमसे ज्यादा चालाक निकले मोज़े पॉयरो। पॉयरो ने सांस ली, अपने हाथ फैला दिए। वह जैसे बोल ही नहीं पा रहे थे। जैकलिन ने धीरे से कहा, फिर भी मुझे नहीं लगता आपके पास पक्के सबूत थे। आप सही थे, लेकिन अगर हमने ब्लफ किया होता तो? पॉयरो ने कहा, और कोई तरीका नहीं था जिससे ये सब हो सकता था। ये एक तार्किक दिमाग के लिए सबूत हो सकता है, जैकलिन बोली, लेकिन जूरी को शायद यकीन नहीं आता। खैर, अब क्या कर सकते हैं। आपने साइमन को सब कुछ एकदम कह दिया और वह टूट गया। बेचारा घबरा गया और सब कुछ मान लिया। उसने सिर हिलाया। वो हार मानने में अच्छा नहीं है। लेकिन आप, पॉयरो ने कहा, अच्छी हारने वाली है मैडमोज़ेल। जैकलिन अचानक हंस दी। एक अजीब, हंसमुख और थोड़ी चुनौती देने वाली हंसी थी। ओह हाँ, मैं एक अच्छी हारने वाली हूँ, उसने कहा। फिर उसने पॉयरो की तरफ देखा और अचानक पूरे मन से कहा, आपको बुरा लग रहा है ना मोज़े पॉयरो? मेरे लिए, है ना? आपको फर्क पड़ता है ना? हाँ मैडमोज़ेल, पॉयरो ने गंभीरता से कहा। लेकिन क्या आपके मन में ये कभी आया कि आप मुझे जाने दें? नहीं, हर्क्यूल पॉयरो ने शांत स्वर में कहा। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे मान रही हो कि यही सही था। हाँ, भावुक होने से कोई फायदा नहीं। मैं दोबारा भी ऐसा कर सकती थी। अब मैं भरोसेमंद इंसान नहीं रही। मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोली, किसी को मार डालना बहुत आसान होता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस आप ही मायने रखते हैं। ये बहुत खतरनाक है। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपने मेरे लिए पूरी कोशिश की मोज़ियो पॉयरो। उस रात असवान में आपने मुझे चेतावनी दी थी कि बुराई को अपने दिल में मत आने दो। क्या तब आपको अंदाजा था कि मैं क्या सोच रही थी? पॉयरो ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो मैंने कहा वो सच था। वो सच ही था। मैं तब रुक सकती थी। मैं लगभग रुक गई थी। मैं साइमन से कह सकती थी कि मैं अब ये नहीं करूंगी, लेकिन शायद वो रुक गई। आप सुनना चाहेंगे सारी कहानी शुरू से? अगर आप बताना चाहे तो मैडमोज़ेल। मुझे लगता है मैं बताना चाहती हूँ। सब कुछ बहुत सीधा साधा था। देखिए, मैं और साइमन एक दूसरे से प्यार करते थे। ये उसने बड़े ही सामान्य ढंग से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ टूटे हुए एहसास भी छिपे थे। पॉयरो ने सीधा कहा, आपके लिए प्यार ही सब कुछ था, लेकिन साइमन के लिए नहीं। शायद आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप साइमन को पूरी तरह नहीं समझ पाते। उसे हमेशा पैसों की बहुत लालसा थी। उसे पैसे से मिलने वाली चीजें बहुत पसंद थी। घोड़े, यॉट, स्पोर्ट्स, सब बढ़िया चीजें जो एक आदमी को पसंद आनी चाहिए, लेकिन वो कभी इन्हें पा नहीं पाया था। वो बहुत सीधा है। वो चीजों को बच्चे की तरह चाहता है, बहुत जिद से। लेकिन फिर भी उसने कभी किसी अमीर और घटिया औरत से शादी करने की कोशिश नहीं की। वो ऐसा आदमी नहीं था। फिर हम मिले और सब तय हो गया। बस यही नहीं पता था कि शादी कब होगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन वो चली गई, और इसमें थोड़ा उसका भी दोष था। उसने पैसों को लेकर चालाकी करने की कोशिश की और तुरंत पकड़ा गया। मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा बेईमानी का था। उसे लगा बस यही तरीका है जैसे शहर में लोग काम करते हैं। पॉयरो का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदला, लेकिन पॉयरो ने कुछ नहीं कहा। हम दोनों बहुत मुश्किल में थे। तभी मुझे लिनेट और उसके नए देश के घर की याद आई, और मैं झटपट उसके पास चली गई। जानते हैं मोज़े पॉयरो, मैं लिनेट से सच में बहुत प्यार करती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच कुछ आ सकता है। मुझे लगा वो अमीर है
और अगर वो साइमन को नौकरी दे दे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और वो बहुत प्यारी थी। उसने कहा कि साइमन को लेकर आओ। तभी आप हमें शेजमा टेंट में मिले थे। हम ज्यादा खर्च कर रहे थे, जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर वह रुकी, गहरी सांस ली और बोली, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है मोज़े पोयरो। भले ही लिनेट अब मर चुकी है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। इसीलिए मुझे आज भी उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। उसने पूरी कोशिश की साइमन को मुझसे छीनने की। यही सच्चाई है। मुझे नहीं लगता उसने एक पल भी झिझक की। मैं उसकी दोस्त थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने पूरी ताकत से साइमन को पाने की कोशिश की। और साइमन को लिनेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने आपसे ग्लैमर की बातें की थी, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। उसे लिनेट अच्छी दिखती थी, लेकिन बहुत हुक्म चलाने वाली, और वो ऐसी औरतों से नफरत करता था। उसे बहुत बुरा लगता था ये सब। लेकिन साइमन को लिनेट के पैसों का ख्याल अच्छा लगता था। मुझे ये साफ दिखने लगा, और अंत में मैंने खुद उससे कहा कि अगर वो मुझे छोड़कर लिनेट से शादी कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन उसने उस बात को ठुकरा दिया। उसने कहा कि पैसे हो या ना हो, लिनेट से शादी करना नरक जैसा होगा। उसने कहा पैसा अगर चाहिए तो खुद का चाहिए, किसी अमीर बीवी का पैसा नहीं जो कंट्रोल करे। मैं कोई राजा का दामाद नहीं बनना चाहता। उसने ये भी कहा कि उसे मुझसे अलावा कोई नहीं चाहिए। मुझे याद है कब ये ख्याल पहली बार उसके दिमाग में आया। एक दिन उसने कहा, अगर किस्मत हो तो मैं उससे शादी कर लूं और वो 1 साल में मर जाए और सारा पैसा मुझे मिल जाए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई थी। तभी उसने पहली बार इस योजना के बारे में सोचा था। फिर वो इस बारे में कई बार बातें करने लगा। कैसे अगर लिनेट मर जाए तो सब आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि ये खतरनाक ख्याल है, और उसने बात बंद कर दी। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो आर्सेनिक के बारे में पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा और उसने हंसकर कहा, जोखिम उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। ये शायद मेरी जिंदगी का अकेला मौका है इतना पैसा पाने का। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि उसने ये ठान लिया है, और मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि मुझे पता था वो ये सब कुछ ठीक से नहीं कर पाएगा। वो बहुत सीधा है, उसमें चालाकी नहीं है, और कल्पना की तो बात ही छोड़ो। वो शायद सीधा जहर दे देता और सोचता डॉक्टर कह देगा कि पेट खराब था। उसे हमेशा लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे इसमें शामिल होना पड़ा ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। उसने ये बात बेहद सादगी और ईमानदारी से कही। पॉयरो को इसमें कोई शक नहीं था कि उसका मकसद वही था जो वो कह रही थी। उसे लिनेट के पैसे से कोई लालच नहीं था, लेकिन उसे साइमन से बहुत प्यार था, इतना कि वो सही गलत सब कुछ भूल गई थी। मैंने बहुत सोचा और आखिर में एक योजना बनाई, जिसमें हम दोनों का एक दूसरे के खिलाफ झूठा गवाही देने के बारे में बचाव का तरीका बन जाए। ऐसा दिखाना आसान था कि मैं साइमन से नफरत करती हूँ। अगर लिनेट मारी जाती तो मुझ पर शक होना स्वाभाविक था। इसलिए हम चाहते थे कि मुझ पर शुरुआत से ही शक हो जाए। हमने धीरे धीरे हर बात की योजना बनाई। मैं चाहती थी कि अगर कुछ गलत हो जाए तो सजा मुझे मिले, साइमन को नहीं। लेकिन साइमन को मेरी चिंता थी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे खुद उसे मारना नहीं पड़ा। मैं कर ही नहीं सकती थी। ठंडे खून से, जब वो सो रही हो, जाकर मार डालो। देखिए, मैंने उसे माफ नहीं किया था। शायद अगर वो मेरे सामने आती तो मार सकती थी, लेकिन इस तरह नहीं। हमने सब कुछ बहुत ध्यान से प्लान किया था। फिर भी साइमन ने खून से जे लिख दिया, जो बहुत ही बेवकूफी और ड्रामेबाजी वाली हरकत थी। वो वैसा ही है। ऐसे ही आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक चला। पॉयरो ने सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि लुइस बोर्जे उस रात सो नहीं पाई। और उसके बाद मैडमोजेल, उसने सीधे पॉयरो की आंखों में देखा। हाँ, उसने कहा, ये सब कुछ बहुत भयानक है ना? यकीन ही नहीं होता कि मैंने ये सब किया। अब मुझे समझ आता है कि आप क्या कहते थे, दिल को बुराई के लिए खोलने के बारे में। आपको तो अच्छे से पता है क्या हुआ। लुइस को सब पता चल गया था। साइमन को भी ये बात समझ आ गई थी। फिर साइमन ने आपको मुझे उसके पास लाने को कहा। जैसे ही हम अकेले हुए, उसने मुझे सब बताया, और बताया कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत डर गई थी, जानलेवा डर। यही असर होता है हत्या का। साइमन और मैं सेफ थे, पूरी तरह। बस ये लड़की बीच में आ गई, जो पैसों के लिए हमें ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने उसे जितना पैसा मिल सकता था लेकर गई।
ऐसा दिखाया जैसे मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, और फिर जब वो पैसे गिन रही थी, मैंने कर दिया। बहुत आसान था। यही सबसे डरावनी बात है कि ये सब कितना आसान हो गया था, और फिर भी हम सुरक्षित नहीं थे। मिसेस ऑटोबॉर्न ने मुझे देख लिया था। डेक पर आपको और कर्नल रेस को ढूंढती हुई आई। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने झट से एक्ट किया। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। मुझे पता था, अब या कभी नहीं, और उसी से कुछ आसान लगा। वो फिर रुकी। तो याद है जब आप मेरे कैबिन में आए थे? आपने कहा था कि आपको खुद नहीं पता आप क्यों आए थे। मैं बहुत दुखी थी, बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था साइमन मर जाएगा, और मैं यही चाहता था। पॉयरो ने कहा। जैकलिन ने सिर हिलाया। हाँ, उसके लिए वही अच्छा होता। मैं इसलिए नहीं चाहता था, पॉयरो ने सख्त स्वर में कहा। जैकलिन ने पॉयरो के चेहरे को गंभीरता से देखा। जैकलिन ने गंभीरता से कहा, मेरे लिए इतना मत सोचिए मोज़ियो पॉयरो। मैंने हमेशा ही मुश्किल जिंदगी जी है। अगर हम जीत जाते तो मैं बहुत खुश होती, जिंदगी एंजॉय करती, और शायद कभी पछतावा भी नहीं होता। लेकिन अब जो होना है वो तो होगा ही। उसने हल्के अंदाज में जोड़ा। शायद ये स्टुवर्डेस इसलिए यहाँ है ताकि मैं खुद को फांसी न लगा लूं, या कोई जहर की गोली न खा लूं, जैसे नॉवेल्स में होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। साइमन के लिए मैं वहां मौजूद रहना चाहती हूँ। पॉयरो उठ खड़े हुए। जैकलिन भी खड़ी हो गई। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, याद है जब मैंने कहा था कि अपने तारे का पीछा करूंगी? आपने कहा था वो नकली तारा भी हो सकता है, और मैंने कहा था वो बहुत बुरा तारा था, तो तारा गिर गया। पॉयरो उसके साथ डेक की ओर निकल गए, और उसकी हंसी की गूंज अब भी उनके कानों में थी। अध्याय 31। सुबह सुबह वो लोग शेलाल पहुंचे। चट्टानें डरावनी तरह से पानी की ओर झुकी थी। पॉयरो ने धीमे से कहा, कितना जंगली देश है। रेस पॉयरो के पास खड़ा था। तो हमने अपना काम कर लिया। मैंने रिचेटी को पहले किनारे ले जाने का इंतजाम कर दिया। खुश हूं कि हमने उसे पकड़ लिया। वो बड़ा शातिर आदमी था, कई बार हाथ से फिसल चुका है। वो आगे बोला, अब हमें डॉयल के लिए एक स्ट्रेचर चाहिए। अजीब है कैसे वो बिखर गया। अजीब नहीं, ऐसे लड़कों जैसे क्रिमिनल्स बहुत घमंडी होते हैं। जब उनके घमंड का बुलबुला फूटता है तो वो टूट जाते हैं, जैसे बच्चे। फांसी के लायक है, रेस ने कहा। बहुत ही बेरहम इंसान। लड़की के लिए दुख है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। पॉयरो ने सिर हिलाया। लोग कहते हैं प्यार सब कुछ सही ठहरा देता है, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसी औरतें जो जैकलिन की तरह प्यार करती है बहुत खतरनाक होती है। मैंने पहली बार में ही कहा था, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो जैकलिन। और वो सच था। तभी कॉर्नेलिया रॉब्सन उनके पास आई। ओह, उसने कहा, हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। वो कुछ देर चुप रही, फिर जोड़ा, मैं उसके साथ थी। मैडमोजेल दे बेलफोर्ट के साथ? हाँ, मुझे लगा स्टीवर्डेस के साथ अकेले रहना उसके लिए बुरा होगा, लेकिन मेरी कजिन मैरी बहुत नाराज है शायद। मिस वैनशूलर धीरे धीरे डेक की ओर बढ़ रही थी। नीलिया, उस बूढ़ी औरत ने गुस्से में कहा, तुमने बिल्कुल बेहुदगी से बर्ताव किया है। मैं तुम्हें सीधा घर भेज दूंगी। कॉर्नेलिया ने गहरी सांस ली। माफ कीजिए कजिन मैरी, लेकिन मैं घर नहीं जा रही। मैं शादी करने जा रही हूँ। तो आखिरकार तुम्हें अकल आ ही गई, बूढ़ी औरत ने चिढ़कर कहा। तभी फर्ग्यूसन तेजी से डेक के कोने से आया। कॉर्नेलिया, ये मैंने क्या सुना? ये सच नहीं हो सकता। बिल्कुल सच है, कॉर्नेलिया ने कहा। मैं और डॉक्टर बेसनर शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कल रात ही प्रपोज किया। और तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रही हो क्योंकि वो अमीर है? फर्ग्यूसन ने गुस्से में पूछा। नहीं, कॉर्नेलिया ने नाराज होकर कहा। मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो अच्छे हैं, दयालु है, और बहुत कुछ जानते हैं। मुझे हमेशा से बीमार लोगों और क्लिनिक्स में दिलचस्पी रही है। उनके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तो तुम कहना चाहती हो, फर्ग्यूसन ने हैरानी से पूछा, कि तुम उस गंदे बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम भरोसेमंद नहीं हो। तुम्हारे साथ रहना मुश्किल होता, और वो बूढ़ा नहीं है, अभी 50 भी नहीं हुए हैं। उसका पेट निकला हुआ है, फर्ग्यूसन ने जलकर कहा। तो क्या हुआ? मेरे कंधे झुके हुए हैं, कॉर्नेलिया ने जवाब दिया। शरीर कैसा दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं मैं उनके काम में सच में मदद कर सकती हूँ, और वो मुझे न्यूरोसिस के बारे में सब कुछ सिखाएंगे।
वो वहां से चली गई। फर्ग्यूसन ने पॉयरो से कहा, क्या आपको लगता है कि वो सच में ऐसा सोचती है? बिल्कुल, वो उस नकचढ़े बूढ़े आदमी को मुझसे बेहतर समझती है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो लड़की पागल है, फर्ग्यूसन ने कहा। पॉयरो की आंखों में चमक आ गई। वो एक अनोखी सोच वाली औरत है। उन्होंने कहा, शायद ये पहली बार है जब आपने किसी ऐसी औरत से मुलाकात की है। नाव किनारे लग चुकी थी। यात्रियों को उतरने से पहले इंतजार करने को कहा गया था। चारों तरफ सुरक्षा थी। रिचेटी को 2 अफसरों ने नीचे उतारा। वो गुस्से में और चुप था। फिर थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेचर लाया गया। साइमन डॉयल को स्ट्रेचर पर लेटाकर डेक से नीचे ले जाया गया। वो एकदम बदल चुका था, डरपोक, थरथराता हुआ। उसकी वो पुरानी लड़कपन वाली बेफिक्री पूरी तरह गायब थी। उसके पीछे जैकलिन दे बेलफोर्ट आई। एक स्टीवर्डेस उसके साथ थी। वो जरूर पीली लग रही थी, पर बाकी सब कुछ सामान्य जैसा ही था। वो स्ट्रेचर के पास गई। हेलो साइमन, उसने कहा। साइमन ने जल्दी से उसकी ओर देखा। एक पल को उसके चेहरे पर पुराना लड़कपन वाला भाव लौट आया। मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया जैकी, उसने कहा। हड़बड़ाहट में सब कुछ मान लिया। माफ कर दो जैकी, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। जैकलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं साइमन, ये बेवकूफों का खेल था और हम हार गए, बस इतना ही। वो एक तरफ हट गई। स्ट्रेचर उठाने वाले लोगों ने हैंडल उठाया। जैकलिन नीचे झुकी और अपने जूते का फीता बांधने लगी। फिर उसका हाथ अपने स्टॉकिंग की ऊपर की ओर गया और वो सीधी खड़ी हो गई। उसके हाथ में कुछ था। एक तेज पॉप की आवाज आई। साइमन डॉयल ने एक झटका लिया और फिर पूरी तरह शांत हो गया। जैकलिन ने सिर हिलाया। वो 1 मिनट के लिए खड़ी रही, पिस्तौल हाथ में। उसने पॉयरो की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और जैसे ही रेस आगे बढ़ा, जैकलिन ने वही चमकती हुई छोटी पिस्तौल अपने दिल पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। वो धीरे से नीचे गिर गई, एक सॉफ्ट सी ढेर बनकर। रेस चिल्लाया, ये पिस्तौल उसे कहाँ से मिल गई? पॉयरो को एक हाथ ने पकड़ लिया। मिसेस एलर्टन ने धीमे से कहा, आपको पता था? पॉयरो ने सिर हिलाया। उसके पास 2 पिस्तौलें थी। मुझे तब शक हुआ जब मैंने सुना कि एक रोजली ऑटोबॉर्न के बैग में मिली थी। जैकलिन उसी टेबल पर बैठी थी। जब उसे पता चला कि तलाशी होने वाली है, उसने चुपचाप वो पिस्तौल रोजली के बैग में डाल दी। फिर बाद में रोजली के कैबिन में जाकर लिपस्टिक की बातें करके उसका ध्यान भटकाया और पिस्तौल वापस ले ली। चूंकि जैकलिन और उसके कैबिन की तलाशी पहले से ही हो चुकी थी, दोबारा किसी ने तलाशी नहीं की। मिसेस एलर्टन ने कहा, आप चाहते थे कि वो उसी रास्ते से जाए? हाँ, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए साइमन डॉयल को उससे कहीं आसान मौत मिली, जितनी कि वो डिजर्व करता था। मिसेस एलर्टन ने सिहरते हुए कहा, यार, बहुत डरावनी चीज हो सकती है। पॉयरो ने कहा, इसलिए ज्यादातर महान प्रेम कहानियां ट्रेजेडी में अंत होती है। मिसेस एलर्टन की नजर टिम और रोजली पर गई। वो धूप में साथ खड़े थे। उन्होंने गहराई से कहा, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि दुनिया में खुशी अब भी है। पॉयरो ने कहा, जैसा आपने कहा मैडम, ईश्वर का शुक्र है। थोड़ी देर बाद सारे यात्री किनारे उतर गए। फिर लुइस बोर्जे और मिसेस ऑटोबॉर्न के शवों को करनाक से उतारा गया। आखिर में लिनेट डॉयल का शव नीचे ले जाया गया और दुनिया भर में खबरें फैल गई, ये बताने कि लिनेट डॉयल, जो पहले लिनेट रिजवे थी, वो मशहूर, खूबसूरत, अमीर लड़की, अब मर चुकी है। सर जॉर्ज वोर्ड ने ये खबर लंदन के क्लब में पढ़ी, स्टर्नाडेल रॉकफोर्ड ने न्यूयॉर्क में और जोएना साउथवुड ने स्विट्जरलैंड में। ये खबर 3 क्राउन्स के बारे में भी चर्चा का विषय थी। वहां मिस्टर बर्नबी ने गहरी बात कही, देखा जाए तो इन सब ने उस बेचारी को कुछ फायदा तो नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सबने लिनेट को भूलकर ग्रैंड नेशनल कौन जीतेगा ये बात शुरू कर दी, क्योंकि ठीक उसी वक्त लेक्चर में फर्ग्यूसन कह रहा था, पास्ट की बात मायने नहीं रखती, फ्यूचर जरूरी होता है। कहानी समाप्त।